हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान का लेक्चर नंबर 9 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8 लेक्चर्स शैक्षिक मनोविज्ञान के देखे हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से, वहां जाकर के आप सभी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। एवं कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी मुझे यानी कि आप अपने फीडबैक्स भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब हम जितने भी वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ यूट्यूब पर डिस्कस कर रहे हैं, यदि आपको उनकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारी ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से पीडीएफ को प्राप्त करना है, मोबाइल ऐप को किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आप ये संपर्क नंबर रख सकते हैं 9584532690। तो कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट आए, कुछ भी आपको प्रश्न करना है तो आप बिल्कुल इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सअप करके आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देख रहे थे शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियां, मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। हमने जो है 8 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। और 8 मेथड्स किसके, तो जो वास्तुनिष्ठ जो विधियां होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव मेथड होते हैं उसके अंतर्गत। फिर उसके बाद 9th मेथड है हमारा। तो 9th क्या है, तो परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड है। तो ये विधि आखिरकार है क्या, तो व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताएं जानने के लिए परीक्षाएं, विभिन्न योग्यताएं जाननी है। आपका टेस्ट होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो ये क्या है, तो एग्जाम है, एग्जामिनेशन टू नो व्हाट, टू नो वेरियस एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्या जाना, आपको क्या आता है। ठीक, यही तो होता है, बस वही है। ठीक, फिर क्या है, यह विधि आधुनिक युग की देन है और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस समय तक अनेक प्रकार की परीक्षण विधियों का निर्माण किया जा चुका है, जैसे परीक्षा लेना, व्यक्तित्व परीक्षा, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, ज्ञान परीक्षा, नॉलेज टेस्ट, रुचि परीक्षा, इंटरेस्ट टेस्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक, तो यानी कि ये आधुनिक युग की देन है। टेस्ट ले लो और जान लो कि किसको क्या पता है, किसको क्या आता है, किसको क्या नहीं आता है। ठीक, तो दिस मेथड इज अ गिफ्ट ऑफ मॉडर्न एरा and it is being used for different purpose in different fields of education. By this time, many types of test methods have been created such as examination, personality test, knowledge test और interest test लिया जाता है। बिल्कुल, तो वही है कि अलग अलग प्रकार का ये टेस्ट ले लो और जानकारी हमें मिल जाएगी। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, इन परीक्षाओं के परिणाम पूर्णतया सत्य, विश्वसनीय और प्रमाणिक होते हैं, अतः इनके आधार पर परिणामों का शैक्षिक, व्यावसायिक और अन्य प्रकार का निर्देशन किया जाता है। और ये होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। टेस्ट दिए हो तो बिल्कुल ये क्या है, प्रमाणिक है, सत्य है, विश्वसनीय है। ठीक, और द रिजल्ट्स ऑफ दीज एग्जाम्स आर कंप्लीटली ट्रू, रिलायबल एंड ऑथेंटिक। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दीज एजुकेशनल, वोकेशनल एंड अदर टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स आर डायरेक्टेड। यानी कि इस आधार पर, चाहे वो एजुकेशनल रिजल्ट हो, वोकेशनल रिजल्ट्स हो या अदर टाइप ऑफ रिजल्ट्स हो, वो उनका निर्देशन किया जाता है, वो डायरेक्ट होते हैं। क्लियर है, तो ये है परीक्षण विधि। अब हम आ जाते हैं साक्षात्कार विधि, जो कि है हमारा इंटरव्यू मेथड। तो ये क्या है, इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार में क्या होता है, तो इसमें होता यह है कि व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधित तथ्य एकत्र किए जाते हैं। जब हम मिलते हैं, किसी से मीट करते हैं, भेंट करते हैं, तो क्या होता है, फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। ठीक है, इंटरव्यू साक्षात्कार हो रहा है, तो बस वही है। तो यानी कि फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कलेक्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम बाय मीटिंग पीपल, मिलने से। ठीक है, इन दिस मेथड द यूजर while studying a particular problem meets the people related to it and gets information after discussing the problem with them।
क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? इस विधि में प्रयोगकर्ता किसी विशेष समस्या का अध्ययन करते समय उससे संबंधित व्यक्तियों से भेंट करता है और उनसे समस्या के बारे में विचार विमर्श करके जानकारी प्राप्त करता है। बिल्कुल ही आसान शब्दों में लिखा है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को इनको समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बताया गया? उदाहरणार्थ, यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो कोठारी आयोग के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भारत का भ्रमण किया था क्या? बिल्कुल किया था। ठीक, और करके समाज सेवकों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, विभिन्न विषयों के विद्वानों और शिक्षा में रुचि रखने वाले पुरुषों और स्त्रियों से साक्षात्कार किया था। क्या इन्होंने दो विधि अपनाई थी? एक तो साक्षात्कार की विधि थी और एक दूसरा कुशनार मेथड था, यानी कि पहला इंटरव्यू मेथड था और दूसरा कुशनार मेथड था। यदि आप जो है आपने मेरा ABO का लेक्चर यदि अटेंड किया है, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, प्लेलिस्ट बनी हुई है ABO नाम से, साथ में ABO का कोर्स भी मोबाइल ऐप में चल रहा है, तो यदि आपने उसमें पढ़ा है मुझसे और या फिर आपने कहीं से भी अपने आप से भी पढ़ा है तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन जो है, उन्होंने जो शिक्षा संबंधी अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी तो उन्होंने किन दो मेथड्स को, किन दो विधियों का उन्होंने प्रयोग किया और उसके बाद में वो निष्कर्ष पर आए थे। तो ये वही मेथड यहाँ पे बताया गया है, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, जिसमें क्या किया जाता है कि जिसमें किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले उससे संबंधित सभी व्यक्तियों से भेंट की जाती है, मिला जाता है, उनसे बातें की जाती हैं, विचार विमर्श किया जाता है और उस आधार पर फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, तथ्य को एकत्रित किया जाता है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर आया जाता है। ये होता है इंटरव्यू मेथड, ये होता है साक्षात्कार विधि। यही चीज इंग्लिश में लिखी है। द मेंबर्स ऑफ द कोठारी कमीशन विजिटेड इंडिया एंड इंटरव्यूड सोशल वर्कर्स, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्कॉलर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स एंड मेन एंड वीमेन इंटरेस्टेड इन एजुकेशन बिफोर प्रिपेयरिंग देयर रिपोर्ट। जैसे कि हम मान करके चले, जैसे इंटरव्यू होता है, आप एग्जाम देते हो, इंटरव्यू होता है, ठीक है, यानी कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपसे मिला जाता है, ठीक है, आप जाते हो, वो प्रश्न करते हैं, इंटरव्यू यानी कि वो क्या है, साक्षात्कार हो रहा है, मिलना हो रहा है, वहां पे मिलना हो रहा है, तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है, वहां पे पर्सनालिटी, एक तरीके से हम देखें तो आजकल ये जो है इंटरव्यू क्या है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है। क्या ये पोस्ट में आप बैठने के लायक हैं? एकत्रित किया गया, फैक्ट्स को एकत्रित किया गया और उसके बाद में निष्कर्ष यानी कि फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बस वही तो है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस प्रकार कमीशन ने यानी कि कोठारी आयोग ने कुल मिलाकर लगभग 9000 व्यक्तियों से साक्षात्कार किया और शिक्षा की समस्याओं पर उनके विचारों की जानकारी प्राप्त की। Thus the commission interviewed about 9000 persons in total to get information about their views on the problems of what? On the problems of education. कोठारी कमीशन को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के ABEO नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जा करके आप कोठारी कमीशन को जरूर पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या इन्होंने तथ्य प्रस्तुत किया था एवं इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है कोठारी आयोग का। इसकी और भी ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर प्राप्त करने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आप ABEO पेपर 2 को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। साथ में यदि हम बात करें इंटरव्यू मेथड के बाद में क्या आता है, तो इंटरव्यू मेथड के बाद में आता है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड। प्रश्नावली विधि क्या होती है, तो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं। क्वेश्चनर यानी कि कलेक्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम बाय ऑब्टेनिंग द आंसर्स टू द क्वेश्चन। देखो प्रश्नावली विधि है, इंटरव्यू अलग होता है, साक्षात्कार के अंदर का जरूरी नहीं कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आ ही रहे हैं, नहीं, आप सीधा मना कर सकते हो, नहीं सॉरी आई डोंट नो, है ना, आप सॉरी भी बोल सकते हो, नहीं मुझे नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आपको, यानी कि वो नहीं भी बोलने का एक तरीका होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, यानी कि एक नहीं भी इतने सुमधुर, देखिए हाँ तो ठीक है, यानी कि हम तो हाँ बोल दिए, लेकिन नहीं भी इस तरीके से बोलना है कि सामने वाले व्यक्ति को ना बुरा लगे और ना ही ये हो कि नहीं इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साक्षात्कार विधि अलग है, उसको आप क्वेश्चनर से
क्वेश्चन से कंपेयर मत करना और ना ही आप क्वेश्चन से उसको मिला देना, ठीक है। प्रश्नावली विधि अलग होती है और साक्षात्कार विधि अलग होती है। साक्षात्कार विधि के अंतर्गत भेंट किया जाता है, मीट किया जाता है, मीटिंग होती है, बस साक्षात्कार हो रहा है उस समय। लेकिन जब क्वेश्चन होगा ना, यहाँ पे प्रश्न किए जाएंगे एवं प्रश्नों के उत्तर चाहिए, हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम यदि देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयोगकर्ता किसी शिक्षा समस्या के बारे में अनेक व्यक्तियों के विचारों को जानना चाहता है। उन सब से साक्षात्कार करने के लिए उसे पर्याप्त धन और समय की आवश्यकता होती है, ठीक। फिर क्या बताया गया है, इन दोनों में बचत करने के लिए वह समस्या से संबंधित कुछ प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार करके उनके पास भेज देता है। कुछ प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार कर ली गई और भेज दिया गया कि इतने सारे व्यक्तियों से कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेंगे। Sometimes it happens that the experimenter wants to know the views of several persons regarding an educational problem. ठीक, he needs enough money and time to do all those interviews. तो इसलिए उसने क्या किया, to save both of this and what are both of this, time and money both. तो he prepares a questionnaire of some questions related to the problem and sends it to them. He studies and classifies the answers received from them, then it draws its conclusion on the basis of them. For example, Radhakrishnan Commission prepared a questionnaire related to university education and sent it to education experts. यहाँ पे क्या बताया गया, देखो पहले समझो बात को। क्या होता है, दो विधि यहाँ पे हम बात करेंगे। एक होता है साक्षात्कार विधि, प्रश्न यदि आए तो गलत ना हो आपसे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक होती है साक्षात्कार विधि और एक होती है प्रश्नावली विधि। तो साक्षात्कार विधि के अंतर्गत क्या किया गया, आप गए, लोगों से साक्षात्कार किया आपने, आप लोगों से मिले हो और उसके बाद में आप कंक्लूजन, उनसे आप फैक्ट्स आपने कलेक्ट किया, ठीक है, तथ्यों को आपने एकत्रित किया और उसके बाद में आप निष्कर्ष पर आए हो, ठीक। और कोठारी आयोग ने यही किया। उन्होंने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया और 9000 लोगों से मिले, उनसे शिक्षा संबंधी समस्याओं को पूछा, पूरे तथ्यों को एकत्रित किया और उस आधार पर अपनी एक रिपोर्ट को तैयार कर दिया कि हाँ, भारत में ये शिक्षा संबंधी ये समस्याएं हैं, बिल्कुल। फिर होता है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि एक प्रश्नावली तैयार कर दी जाती है कि समस्याएं ये हैं, यानी कि आपने पहले से ही समस्या बना ली, अपने प्रश्न खुद से निर्धारित कर लिए हैं कि ये प्रश्न रहने वाले हैं। जब आपने ये निर्धारित, आप उसको पूरा प्रिपेयर कर लो और आप कुछ लोगों के पास में भेज दो, अब उनसे आपको जो उत्तर मिले हैं, यानी कि आपने जिनको चिन्हित किया, आपने जिनको प्रश्न भेजा, तो उनसे जो आपको उत्तर मिले हैं उन तथ्यों को आप एकत्रित करोगे और उनकी उस आधार पर आप कंक्लूड कर दोगे, आप निष्कर्ष निकाल दोगे। और ये मेथड राधाकृष्णन कमीशन ने जो कि भारत इनकी स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में पहला आयोग माना जाता है। कौन सा, तो राधाकृष्णन आयोग है ना, राधाकृष्णन आयोग शिक्षा के क्षेत्र में पहला आयोग माना जाता है स्वतंत्रता के बाद, ठीक। तो राधाकृष्णन आयोग ने क्या किया कि इनको जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित जो भी इनको जानना था, तो उसके लिए इन्होंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया और उसके बाद रिलेटेड पर्संस को भेज दिया और एजुकेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा जो भी इनको यानी कि शिक्षा विशेषज्ञों को भेजा गया कि आप अपनी राय दीजिए, आप अपने उत्तर दीजिए, और उस आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो यानी कि ये क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्नावली हो रही है, ठीक। फिर उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। ही रिसीव द आंसर्स ऑफ अबाउट 600% विच ही यूज्ड इन राइटिंग हिज रिपोर्ट। इन्होंने राधाकृष्णन आयोग ने लगभग 600 व्यक्तियों के उत्तर प्राप्त हुए इनको, और जिनको उसने अपने प्रतिवेदन के लिखने में प्रयोग किया, यानी कि उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट को तैयार किया है तो इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर तैयार किया है, ठीक। ये कहीं मिलने नहीं गए हैं, इन्होंने केवल प्रश्न किया, प्रश्नों के उत्तर इनको प्राप्त हो गए, क्लियर है। तो ये विधियों का प्रयोग किया गया किसमें, तो शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन विधियों का प्रयोग होता है। फिर इस विधि के दोषों का उल्लेख करते हुए क्रो ने लिखा है कि इस विधि को बहुत वैज्ञानिक नहीं समझा जाता।
संभव है कि प्रश्न सुनियोजित हो, पर्याप्त विवेकपूर्ण या निश्चित उत्तर प्रदान करने वाले ना हो। सुनियोजित हो, पहले से डिसाइडेड हो, तो आंसर भी वैसे ही मिलने वाले हैं। यानी कि आपको पहले से प्रश्न पता है तो आप अपनी क्वेश्चंस को तैयार कर लें, यानी कि आंसर्स आपके तैयार हैं। तो ये उतना ज्यादा मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। While mentioning drawbacks of this method, Crow and Crow have written, this method is not considered very scientific. The questions may not be well planned, prudent enough or provide definite answer. ऐसा हो सकता है कि जो ये प्रश्न है may not be well planned, यानी कि सुनियोजित ना हो। क्या लिखा हुआ है? सुनियोजित, नॉट बी वेल प्लान्ड, सुनियोजित ना हो, यहाँ पे आएगा प्रश्न सुनियोजित ना हो, ठीक। वहां पे प्रूडेंट और इनफ एंड प्रोवाइड डेफिनेट, ऐसे सुनियोजित ना हो और वहां पे जिस तरीके के उत्तर प्राप्त होने हैं वो हमें ना मिले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो मेथड है, बस इतना याद कर लो कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। क्रो एंड क्रो ने क्वेश्चनर को कहा है कि ये साइंटिफिक नहीं है। ये चीज को बस इतना याद कर लेना कि वैज्ञानिक नहीं माना है क्रो एंड क्रो ने इसको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे हैं, उनके आंसर्स आपको कैसे मिल रहे हैं, वी नेवर नो, ठीक है, हमें पता नहीं है। फिर उसके बाद में बताया गया है संभव है कि उत्तर देने वाले व्यक्ति प्रश्नों की गलत अर्थ लगाए और ठीक उत्तर ना दे, यानी कि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। जब आप ये बताओ, जब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हम वहां पे क्या सही उत्तर दे पाते? जी नहीं, यानी कि हमारी जो समझ है हम उसको दे पाते हैं, ठीक है। और क्या बताया गया, जिसके फलस्वरूप जो संकलित आंकड़ों की विश्वसनीयता कम हो सकती है। संभव है कि जिन व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेजी जाए उनमें से बहुत से उनको वापस ही ना करें। क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि हो सकता है कि पहली बार तो प्रश्न समझ में ना आए, प्रश्न समझ में ना आए, फिर तो जब प्रश्न समझ में नहीं आए तो जो उत्तर मिले हैं तो उन पर आप विश्वास कर सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आया था, उन्होंने अपने आधार पर दे दिया कुछ भी, पूछा कुछ गया, उन्होंने उत्तर कुछ दे दिया। और उसके बाद में या फिर हो सकता है आपने प्रश्नावली 1000 लोगों को भेजी, पता चला कि आपके पास केवल 500 लोगों के उत्तर आए हैं, 500 लोगों के उत्तर आए, कोई प्रश्नावली यानी कि ले तो लिया है, वापस नहीं किया है, ठीक। इट इज पॉसिबल दैट द answerers misinterpret the questions and do not give correct answers, as a result of which the reliability of the collected data may be reduced. It is possible that many of the person to whom questionnaires are sent may not return them, वो वापस ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर 12वीं विधि में आ जाते हैं जो कि है विभेदात्मक विधि, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड क्या है? तो ये व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण है, यानी कि द स्टडी एंड जनरलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो इंडिविजुअली जो डिफरेंसेस हैं वो है क्या, तो इस विधि के माध्यम से इसको जाना जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण है, द स्टडी एंड जनरलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है कि प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है, और ये वास्तविकता है क्या? जी हाँ, ये वास्तविकता है, भगवान जी ने सबको अलग अलग बनाया है, तो प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है और यह भिन्नता ही उसके व्यवहार को निर्देशित करती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल करती है, क्योंकि जब बालक अलग अलग है, जब हम सब अलग अलग हैं तो हमारे व्यवहार यानी कि जो हमारी भिन्नताएं हैं वही हमारे व्यवहार को बताती हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है, और इससे व्यक्ति की पहचान बनती है, ठीक। और शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा शिक्षण के दौरान व्यक्तिगत भेदों की अनेक समस्याओं से जूझता है और शिक्षक को शैक्षिक कार्य का संचालन करने में व्यक्तिगत भेद विशेष कठिनाई का अनुभव कराते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ईच चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इट इज दिस डिफरेंस दैट डिक्टेट्स हिज बिहेवियर, दिस क्रिएट्स द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, यानी कि हम सब अलग हैं और जो ये हम अलग अलग है ना वही तो हमारी पहचान है, अदरवाइज तो सब एक हो जाए। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म ही उसे भिन्न बनाते हैं, नहीं तो एक नाम के तो कई लोग होते हैं इस संसार में, है ना। तो हमारे जो कर्म है वो हमें अलग बना रहे हैं, हमारी एक अलग पहचान है, वो हमारा व्यवहार, वो हमारी पहचान बनाती है,
ठीक, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विथ मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग। ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, वो जो अलग अलग हैं लोग, इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलिटी, सबके लिए अलग अलग अध्ययन किया जा रहा है कि क्या परेशानी है, क्या है, क्या नहीं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेक द टीचर फील स्पेशल डिफिकल्टी इन कंडक्टिंग एजुकेशनल वर्क। लेट्स से हम मान करके चले किसी बच्चे को ना कुछ चीज बहुत जल्दी समझ में आ गई, लेकिन किसी बच्चे को वही चीज समझ में नहीं आए, किसी बच्चे को और देरी से समझ में आए। अब ये बताओ, अब वहां पे एक शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक क्या करेगा? अब उन्होंने कुछ चीज समझाया, यहाँ पे 10 बच्चों ने मुंडी हिला दी, सर हिला दिया, हाँ हमें समझ में आ गया। इनके एक्सप्रेशन तो नॉर्मल रहे, इनके तो और ज्यादा मतलब अजीबो गरीब इनके मुंह बन रहे हैं यहाँ पे। तो टीचर को यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है एजुकेशनल वर्क को कंडक्ट करने में, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आई नो आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है? विविधात्मक विधि व्यक्तित्व भिन्नताओं के अध्ययन पर बल देती है और बालकों की समस्याओं का समाधान करती है। डिफरेंशियल मेथड लेज एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रेन। फिर क्या बताया गया है? यानी कि अलग अलग कौन व्यक्ति कैसा है और उसके अनुसार ही उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। इन दिस मेथड other methods and techniques of study are used. The general principle is formulated by analyzing the obtained results. यानी कि जो general principle है are formulated by analyzing the obtained results. इसमें क्या बताया गया कि अलग अलग लोगों का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, उनकी समस्याओं को विचार विमर्श किया जाएगा और उनके अनुसार ही हल निकाला जाएगा। ठीक, और इस विधि में अध्ययन की अन्य विधियों तथा तकनीकों का सहारा लिया जाता है। कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बच्चों ऐसा हम क्या प्रयोग में लाएं, ऐसा क्या चीज का प्रयोग करें जिससे हम बच्चों को आसानी से समझा सके, पढ़ा सके। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य विधियों का प्रयोग किया गया कि कैसे करना है, कैसे किया जाए, कैसे किया जा सकता है। तो अन्य विधि यहाँ पे आ रही है, तो इस विधि के अंतर्गत वही होती। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बच्चे अलग है ना, जब बच्चे अलग हैं तो अलग अलग प्रकार, क्योंकि उन सब में भिन्नताएं हैं, इसीलिए तो पहले ही बोल दिया गया कि यहाँ पे टीचर्स को थोड़ा व्यवधान आ सकता है किसी भी प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करने में। ठीक, फिर क्या है? प्राप्त परिणामों के विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। क्या किया जाता है? सामान्य सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। फिर उसके बाद में थोड़ा ही बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों को दिक्कत जा रही होगी, मतलब कि आवाज आप लोगों को आ रही होगी तो, लेकिन प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिए, है ना। क्या है फिर आगे क्या बताया गया है? मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाओं की रचना विभेदात्मक विधि के आधार पर की है। साइकोलॉजिस्ट हैव डिजाइंड मेनी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल मेथड्स। कैटल ने विभेदात्मक परीक्षण की रचना तथा विश्लेषण में पर्याप्त सहयोग दिया और यह विधि बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का विशेष रूप से अध्ययन करती है। क्या क्या अध्ययन करती है यह विधि? मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाओं की रचना विभेदात्मक विधि के आधार पर की। अनेक परीक्षाओं की रचना यानी कि उन्होंने अलग अलग डिजाइन्स, मेनी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल मेथड, इस विधि के आधार पर उन्होंने अनेक परीक्षाओं की रचना की। और कैटल ने क्या किया है? तो विभेदात्मक परीक्षण की रचना तथा विश्लेषण में पर्याप्त सहयोग दिया। Catalan has contributed substantially to the design and analysis of the discriminatory test, discriminatory or we can say differential test। कौन सा? डिफरेंशियल टेस्ट। यहाँ पे क्या लिखाएगा? डिफरेंशियल टेस्ट लिखाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल टेस्ट। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि दिस मेथड स्पेशली स्टडीज द कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फंक्शनल साइड ऑफ द चाइल्ड। यानी कि बच्चा अलग है, बच्चा अलग है तो ज्ञान, बुद्धि, कॉग्निटिव, ठीक है, वो अलग होगा। ठीक, फिर उसके बाद उसके इमोशंस अलग हैं, उसके कार्य करने का तरीका अलग है। तो इस पर अध्ययन किया गया है इस विधि का प्रयोग करके। ज्ञानात्मक
ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर विशेष रूप से अध्ययन किया गया है इस विधि के अंतर्गत। किसका किसका अध्ययन किया गया है बोलो तो साथ में बोलो, कॉग्निटिव, इमोशनल और फंक्शनल, ज्ञानात्मक, फिर भावात्मक, फिर क्रियात्मक। ठीक है, तो इस पर अध्ययन किया गया, इन पक्षों पर, बच्चों के इन पक्षों पर इस विधि के अंतर्गत अध्ययन किया गया है। फिर आती है हमारी लास्ट विधि, लास्ट मेथड, जो है हमारा मनोभौतिकी विधि, साइकोफिजिकल मेथड। ये क्या है? मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। क्या है? मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का यह अध्ययन है। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन माइंड एंड बॉडी। बोलते हैं ना कि बच्चों को ना तो शारीरिक रूप से दंडित करना है, ना ही मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ना देनी है। ये कौन बोलता है? तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बोलता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बोलता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का हमें क्या नहीं करना है, उनको फिजिकली दंडित नहीं करना है, यानी कि पनिश नहीं करना है, और ना ही उनको मेंटली टॉर्चर करना है। ठीक है, तो ये जो साइकोफिजिकल मेथड है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या चीज पढ़ा जाता है, तो प्रभाव क्या है, किसका? मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा इस विधि के अंतर्गत। ठीक है, थोड़ा ही बचा है, बस 1-2 पेज ही बचा है, आई होप। हाँ, बस 3 ही पेज बचा है, 4 पेज बचा है, कितना बचा है? 5 पेज बचा है। इसको बाद में करें क्या? इसको बाद में करते हैं, थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस, यानी कि 10-15 मिनट का ये वाला सेशन बनेगा, है ना, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे। आई नो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत जा रही होगी, है ना, इसलिए इसको नेक्स्ट सेशन में फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।